मोहल्लों के बच्चे, इनको थोड़ी अकल है। बंद कर दिया था। बंद करके चालू करा ना। भैया देखो, इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया से ही प्राइड है, इंडिया से ही सब कुछ है, सुन लिया। और जो फालतू बात करेगा उसको भगा देंगे। एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? आंसर याद करना इसका। वन और हाफ लाइन में आंसर लिखवा रहा हूं। क्वेश्चन आएगा व्हाट डू यू मीन बाय एजेंडा 21। बड़ा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, 2 मार्क्स में आएगा। टू अचीव सस्टेनेबल (21) goals fixed in Earth Summit 1992 in 21st century till सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करने के लिए जो 21 गोल फिक्स किए गए थे, उसी के नाम पे इसका नाम पड़ा एजेंडा 21। इन 21 गोल्स में क्या था? गरीबी को दूर करना, सबको एजुकेशन देना, सबको अच्छा पानी देना, सबको हेल्थ देना, वैक्सीनेशन लगाना सबको, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट कम करना। ओके, याद करना रहे, छोटे छोटे आंसर है। क्वेश्चन है 3 स्टेट जहां पर ब्लैक सॉइल मिलेगी। सुनो बस और आंसर याद करो। 3 स्टेट वेयर ब्लैक सॉइल फाउंड। और कौन सी क्रॉप यहां सबसे अच्छी होती है? तो इसका आंसर होगा विदर्भ ऑफ महाराष्ट्र, विदर्भ ऑफ मालवा रीजन ऑफ एमपी। अब एक छत्तीसगढ़ लिख दो, ईस्टर्न गुजरात एंड राजस्थान भी लिख दो। ओके, यहां पे ईस्टर्न गुजरात और राजस्थान है जो एमपी की बॉर्डर से लगा हुआ है, वहां पे भी ब्लैक सॉइल थोड़ी बहुत मिलती है। ब्लैक सॉइल कहां का मिलती है एक बार अच्छे से याद करो। ओके, विदर्भ महाराष्ट्र, 2 नाम जरूर आना चाहिए, महाराष्ट्र और मालवा, क्योंकि यहाँ पे तो खासकर कौन सी क्रॉप अच्छी होती है? तो कॉटन। अब यहाँ पे कॉटन और शुगर केन भी लिख सकते हैं, पर मेन कौन है? कॉटन। अब इसके फीचर आ गए तो देखो भैया, ब्लैक सॉइल एक ऐसी सॉइल है जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है। ब्लैक सॉइल में पानी की कमी से ऑन द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर हाई हैवी क्रैक्स आकर इन द ब्लैक सॉइल। पानी की कमी से बड़े बड़ी दरारें पड़ जाती है, किसमें? ब्लैक सॉइल। सुन लिया, याद रखें। क्वेश्चन आएगा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी ज्यादा? तो ब्लैक सॉइल। कौन सी मिट्टी है जो वल्केनिक लावा से बनी है? तो ब्लैक सॉइल। ओके, वल्केनिक लावा से बनी है, इसलिए इसके अंदर ह्यूमस नहीं पाया जाता। ह्यूमस मतलब डेड पार्टिकल्स ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी ह्यूमस। ओके, इसलिए इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है। अब एक और क्वेश्चन है,
कि विच टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन रिवर डेल्टा रीजन, नदी के डेल्टा रीजन में कौन सी मिट्टी होगी, तो उसका आंसर, रुक जाओ, डेल्टा रीजन में, कौन से रीजन में, डेल्टा रीजन में एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। कौन सी सॉइल मिलेगी, एल्यूवियल सॉइल। कौन से रीजन में, डेल्टा। अब रीजन कौन सा हो गया, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, नर्मदा का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा। तो यहाँ पे उत्तर का जो भी प्लेट होगा, नॉर्थ प्लेट, नॉर्थ प्लेन में भी कौन सी मिट्टी है, एल्यूवियल। एल्यूवियल कितने टाइप की है, खादर और बांगर। अभी खादर सॉइल और बांगर सॉइल में डिफरेंस कराऊंगा। पहले ये समझ लो कि इसके फीचर क्या होते हैं, किसके फीचर लिखवाने जा रहा हूं मैं, एल्यूवियल सॉइल के फीचर। किसके फीचर, देखो भैया, सबसे पहली बात, ये बहुत फर्टाइल है। कैसी है ये, बहुत फर्टाइल। इसमें छोटे छोटे कंकर के पार्टिकल्स होते हैं, रेत के पार्टिकल्स भी होते हैं। इसके अंदर आयरन और फास्फेट, सल्फर वगैरह बहुत रिच अमाउंट में मौजूद होता है। तो मैं दो बातें लिख देता हूं इसकी। और ये नदी के किनारे मिलेगी, कहां मिलेगी, नदी के किनारे। कितने टाइप की होती है, दो, खादर और बांगर। फीचर, वेरी फर्टाइल सॉइल, वेरी फर्टाइल सॉइल। दूसरा, कंटेन सॉल्ट, सिल्ट एंड क्ले। और कंटेन पोटास, लाइम एंड फास्फोरिक एसिड। ये तीन फीचर लिख के आ जाओगे। पढ़ो बेटा, क्या होता है इसमें, वेरी फर्टाइल है, साल्ट, सिल्ट और क्ले, साल्ट, सिल्ट और क्ले, पोटास, लाइम और फास्फोरिक एसिड, और ह्यूमस भी होता है इसमें, ऐसा लिख देंगे। क्या होता है, और जब पॉइंट कम पड़ जाए तो लिख देना, दो टाइप की होती है, खादर और बांगर, खादर और बांगर। चलिए, अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। खादर और बांगर का डिफरेंस, काय में डिफरेंस लिख रहे हैं अपन, एक तरफ क्या लिखेंगे, बांगर, बांगर। सुनिए, इसको न्यू एल्यूवियल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड न्यू एल्यूवियल, इट इज कॉल्ड ओल्ड एल्यूवियल, ओल्ड एल्यूवियल, नाम याद रख लो। बांगर, बा से बूढ़ी, बूढ़ा से ओल्ड, बाकी खादर नहीं है, पता चल जाएगा। अब यहां पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल किसमें है, इसमें कंकर किसमें ज्यादा है, हायर कंसंट्रेशन, कंकर नोड्यूल्स, रेतीली ज्यादा रेत है, बड़े बड़ी रेत है, किसके अंदर, बांगर के अंदर। फिर इसमें लेस, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नोड्यूल्स, ये ज्यादा फर्टाइल है, मोर फर्टाइल। अरे ज्यादा कौन फर्टाइल है, खादर, ये लेस फर्टाइल। चार डिफरेंस तो यही हो गए। वापस से देखो, किसको न्यू कहते हैं, खादर को, किसको ओल्ड कहते हैं, कंकर नोड्यूल कम किसमें है,
कंसंट्रेशन कम है, बांगर में ज्यादा है। मोर फर्टाइल कौन है? खादर। लेस फर्टाइल कौन है? भैया लिखा हुआ समझ में आ रहा है? बहुत भयंकर कर्सिव तो नहीं समझ लग रही? अच्छा लिखूं क्या? इससे अच्छा लिख भी नहीं पाऊंगा। अरे मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कर्सिव में थोड़ी बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ कर्सिव में। कर्सिव भी मेरी अलग ही है। फिर से बोल देता हूँ, इट इज कॉल्ड न्यू एल्यूवियल, इट इज कॉल्ड ओल्ड एल्यूवियल। लोअर concentration of कंकर नोड्यूल फाउंड, हायर concentration of कंकर नोड्यूल फाउंड। खादर इज मोर फर्टाइल, बांगर इज लेस फर्टाइल। ओके, अरे सब लगाना है, ऊपर से बोलो। दिख रहा हूं मैं? हिली रीजन में सॉइल इरोजन रोकने के लिए कौन सी स्टेप लेना चाहिए? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन रोकने के लिए कौन सी स्टेप, कौन से कदम उठाना चाहिए? बेटा आंसर होगा बस टेरेस फार्मिंग लिखो एंड कंटूर प्लोइंग। प्लोइंग, PLOUGHING, प्लोइंग। अब टेरेस फार्मिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना। ये पहाड़ पर्वत है, यहाँ अपने को पेड़ पौधे लगाना है। बेटा पोज कर दे, एक मिनट जल्दी से पोज कर दे इसको जरा, दो चार। टेरेस फार्मिंग कैसे होगी? यहाँ पे फसल लगाएंगे। ओके, फसल कहाँ पे लगाएंगे? ताकि पानी आएगा, पहले यहाँ रुकेगा, फिर आएगा यहाँ रुकेगा, फिर आएगा यहाँ रुकेगा, फिर आएगा यहाँ रुकेगा। एकदम से जो इसके मिनरल्स हैं और ये न्यूट्रिशन है वो बह के नहीं जाएंगे मिट्टी के। ओके, और कंटूर प्लोइंग क्या होती है? इस तरह से ये क्यारियों में अपन बीज लगाएंगे, फल लगाएंगे, फसल लगाएंगे। ओके, एक क्वेश्चन है, बायोटिक एबायोटिक मैंने बता दिया क्या होता है, बता दिया कि नहीं बताया? सबसे आसान क्वेश्चन ये पूछेगा ही पूछेगा। सोइल इरोजन क्या है? तो डिन्यूडेशन ऑफ द अपर लेयर ऑफ दिस क्रस्ट या सॉइल इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ओके, या फिर denudation of the upper layer of the soil due to the wind or overgrazing or human activity is known as soil erosion। मैं एक बार लिख देता हूं, denudation of upper layer of crust due to wind, overgrazing and human activity। सोइल इरोजन हवा के चलने, पानी के बहने, पशु चारण और मानव क्रियाकलापों के फलस्वरूप मिट्टी की ऊपरी परत का बह जाना ही सोइल इरोजन है, मृदा अपरदन है। ओके, उसके बाद एक आएगा गली इरोजन। गली इरोजन क्या है? हिंदी में गली अपरदन। गली इरोजन ड्यू टू द हैवी रेनफॉल, द फ्लो ऑफ वाटर दैट कंस्ट्रक्टेड द गलीज इनटू द सॉइल इज कॉल्ड गली इरोजन। फिर उसके बाद आएगा शीट इरोजन, अपर लेयर ऑफ सॉइल uncovered by the activity of soil or water called gully erosion, सॉरी शीट इरोजन। अब क्वेश्चन आएगा, सोइल इरोजन के लिए क्या करें रोकने के लिए? फॉरेस्ट लगाएं, टेरेस फार्मिंग करें, कंटूर प्लोइंग करें, पेड़ खेत के चारों ओर पेड़ पौधे लगाएं ताकि हवा से मिट्टी उड़ के ना। ओके, ये सब करेंगे काई के लिए? सोइल इरोजन रोकने के लिए।
कॉटन सॉइल कौन सी मिट्टी में लगाते हैं भैया? कॉटन कौन सी मिट्टी में लगाते हैं? ब्लैक सॉइल। वाटर होल्डिंग किसकी ज्यादा है? ब्लैक सॉइल। नदी के किनारे कौन सी मिट्टी? एलिवियल। नदी के किनारे ज्यादा फर्टाइल खादर है कि बांगर है? अगर आ गया कि बांगर ज्यादा फर्टाइल है तो ट्रू लगाओगे फाल्स लगाओगे? कंकर नोड्यूल ज्यादा किसमें है? बांगर में। न्यू एलिवियल बांगर है कि खादर है? खादर है। ओके, बताओ सनलाइट रिन्यूएबल सोर्स है कि नॉन रिन्यूएबल? मेटल रिन्यूएबल है कि नॉन रिन्यूएबल? नॉन रिन्यूएबल। आयरन भी नॉन रिन्यूएबल। ओके, काफी कुछ बैठेगा, यहां से क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर। सुन लिया सबने? डेजर्ट सॉइल ये सब पढ़ना। ओके, चलिए फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट। अरे है, रुको ना यार। प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? क्यों आया भैया? टाइगर को बचाने के लिए। टाइगर को बचाने के लिए, टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सा कैंपेन है? टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। टू प्रोटेक्ट टाइगर स्पीसीज which is in endangered category, a campaign is launched is called Project Tiger. Okay, इतना सा लिख के आ जाएंगे, हो जाएगा काम। जिसको नोट से थोड़ा बहुत ज्यादा याद हो ज्यादा कर लें। अब टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट कितना है? मोर देन हाफ ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर इज डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, और प्रोटेक्टेड किसे कहते हैं? 1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट कवर डिक्लेयर्ड एज अ प्रोटेक्टेड। ओके, और नेक्स्ट है अनक्लास्ड, जिसको ना तो इसमें कैटेगराइज किया गया है ना इसमें कैटेगराइज किया गया है। ओके, ऐसे फॉरेस्ट को अनक्लास्ड कहते हैं। जैसे घरों में लगाए गए फॉरेस्ट, किसी ने खेत में पर्सनल लगा लिए, किसी ने घर के आगे लगा लिए, रोड के चारों ओर लगे हुए, रोड के बीचों बीच में लगे हुए, इनको किसी भी कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं किया गया है, उनको अनक्लास्ड बोलेंगे। ओके, आईएमपी है। उसके बाद एक डिफरेंस लिखना है अपने को, डिफरेंस बिटवीन नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, पढ़ने की बजाय सिर्फ सुन लो, याद हो जाएगा बेटा। फिर लिखना, मैं 1 मिनट दूंगा लिखने के लिए। नेशनल पार्क वो एरिया है फॉरेस्ट का जहां पर ह्यूमन एंट्री कंप्लीटली बैंड है। ह्यूमन एंट्री बैंड। अब इधर कंप्लीटली बैंड नहीं है। ऑफिसर्स की परमिशन लेकर घूमने, वहां से लकड़ी कलेक्ट करने, या कुछ एरिया में एक एग्रीकल्चर एक्टिविटी, ह्यूमन एंट्री आर नॉट कंप्लीटली बैंड। ह्यूमन एक्टिविटी कंप्लीटली बैंड नहीं है, पहला। दूसरा, लेस एरिया लेस कम होता है इसका, किसका?
नेशनल पार्क का। नेशनल पार्क चल रहा है कि नहीं, अभी मत पूछ। हाँ, और एरिया ऑफ सेंचुरी कितना होता है, मोर एस कंपेयर नेशनल पार्क। नेशनल पार्क के कंपैरिजन में बड़ा एरिया किसका होता है, सेंचुरी का। तीसरा पॉइंट लिखेंगे भैया, यहां पे वाइल्ड लाइफ के साथ साथ वेजिटेशन को भी प्रोटेक्शन दिया जाता है। प्रोटेक्शन इज गिवन टू वाइल्ड लाइफ along फ्लोरा एंड फोना। याद रखें, फ्लोरा और फोना को भी प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी पेड़ पौधे along विथ वेजिटेशन लिखो यार, फ्लोरा फ्लोरा नहीं, क्या लिखो, वेजिटेशन। पेड़ पौधों को भी प्रोटेक्शन है, किसको प्रोटेक्शन, वाइल्ड लाइफ को भी है और पेड़ पौधों। और यहां पर प्रेशर लेड ऑन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ वाइल्ड लाइफ। सीधे एनिमल को बढ़ाने के ऊपर काम किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा कौन इंक्रीज हो, वाइल्ड लाइफ। फिर से सुनो, ह्यूमन एक्टिविटी बैंड है कहां, नेशनल पार्क में। कंप्लीटली बैंड नहीं है, सेंचुरी में। लेस एरिया नेशनल पार्क, मोर एरिया सेंचुरी। प्रोटेक्शन ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज गिवन अलॉन्ग विथ वेजिटेशन, पेड़ पौधों को भी प्रोटेक्शन है। प्रेशर, ज्यादा दबाव डाला जाता है कि वाइल्ड लाइफ ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। एग्जाम्पल लिख देना चौथे पॉइंट में, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। कौन, बांधवगढ़, एनपी मतलब नेशनल पार्क। और इधर राला मंडल इंदौर में, देखो देखा होगा, राला मंडल सेंचुरी, राला मंडल सेंचुरी। ओके, बिल्कुल है, इजी है, अरे इजी है ना, याद हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा। अब यहां से फिर सुनो, क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा, चिपको मूवमेंट क्या है। तो भैया 1973 या 74 में टेहरी गांव के अंदर फॉरेस्ट को बचाने के लिए वहां की लोकल पब्लिक ने एम्ब्रेजिंग ऑफ द ट्री कर लिया था। उस मूवमेंट से उन्होंने ट्री को कटने से बचाया, उसको क्या कहते हैं हम, चिपको मूवमेंट। एक क्वेश्चन आता है, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाने के लिए जो ट्रेडिशनल सीड है वो खत्म होते जा रहे थे, उनको बचाने के लिए बीज बैंक में बीज जमा करने की कैंपेन चलाया गया, उसको बीज बचाओ आंदोलन कहा गया। ओके, सेक्रेड ग्रो, कुछ ऐसे वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन या पेड़ पौधे होते हैं जिनको लोकल पब्लिक गॉड मानती है, क्या मानती है, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन देती है, उनको वर्शिप करती है। ऐसे वाइल्ड लाइफ या पेड़ पौधों को सेक्रेड ग्रुप कहते हैं। ओके, जैसे कई सारे ट्राइबल पीपल ब्लैक बक को अपना गॉड मानते हैं, कई सारे लोग पिग को अपना गॉड मानते हैं, कई सारे लोग बैनियान ट्री और पीपल ट्री को अपना के अंदर अपने गॉड या गॉडेस का हैबिटेट मानते हैं, उनको हम बोलेंगे सेक्रेड ग्रुप। ओके, 2 चैप्टर कंप्लीटली हो चुके हैं, बहुत 5-7 मिनट का ब्रेक है, फिर 2 बचे हुए सारे चैप्टर्स में एक्सप्लेन कर रहा हूं। पॉज करो उसको जल्दी। हो गया बेटा, पॉज ठीक है, नया चालू करा, पॉज थी ना, ठीक। चलो ये हटा। ओके भैया, ये नेक्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन, फॉरेस्ट वाले में से इतना ही आएगा। पहले वाटर रिसोर्स देख लो, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव तो बता रहा हूं। देखो भैया, वाटर रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस भैया यहां से समझो, पहले JJM जल जीवन मिशन,
पहले तो ये समझो ये 2020-21 के इकोनॉमिक सर्वे में आया था और इसके तहत गवर्नमेंट ने रूरल हाउस में पाइपलाइन के थ्रू 55 लीटर पर कैपिटा पर डे पहुंचाने का गोल रखा था। इसका एम था 55 लीटर पर कैपिटा पर डे इन रूरल हाउसहोल्ड। रूरल हाउसहोल्ड थ्रू पाइपलाइन है ना। ये घरे घर जो नल पहुंच रहे ना, नल कनेक्शन, इसी मिशन के तहत नल कनेक्शन पहुंचे ना, नर्मदा का पानी घरे घर पहुंचा ना लोगों के। जल जीवन मिशन कब आया, इसका एम क्या है, वन वर्ड में पूछेगा तो ये लिख के आना भैया। अब अगर एक क्वेश्चन आता है कि किसने कहा था कि डैम्स जो है मॉडर्न इंडिया के टेम्पल हैं, डैम्स आर टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, तो कौन कह रहा है ऐसा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके। और किसने कहा था कि नेचर इंसान की नीड को पूरा कर सकती है, ग्रीड को नहीं, जरूरत को पूरा कर सकती है, लालच को नहीं। किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। नेचर कैन फुलफिल द नीड ऑफ द ह्यूमन बट नॉट ग्रीड, किसने कहा? जरूरत को पूरा करेगी, लालच को पूरा नहीं कर पाएगी, तो किसने कहा ऐसा? महात्मा गांधी। ओके बेटा, चल रहा है वीडियो, देख लेना जरा। फोन आ रही है, अरे यार फोन बहुत आता जाता है यार, क्या बात है। स्टूडेंट संस्कृत क्या कहना चाह रहे हैं? चलो देखो तो चालू हो गई ना। सबसे पहले एंशियंट टाइम में, कहां पर? 1st सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरापुरा में, इलाहाबाद में सबसे पहले वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ। 1st सेंचुरी बीसी में श्रृंगावेरापुरा में वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुआ, लिख लेना। ओके। फिर भोपाल लेक 11th सेंचुरी में बनी। भोपाल लेक कब बनी? याद रखना। और 14th सेंचुरी में दिल्ली में होजे खास बनी, इल्तुतमिश ने बनाया, जहां का पानी सीरी फोर्ट तक जाता था, पानी की सप्लाई सीरी फोर्ट में होती थी। ओके। फर्स्ट स्टेट इंडिया जहां पे रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग स्टार्ट हुई, वो है तमिलनाडु। कौन है भैया? तमिलनाडु। पहली स्टेट जहां रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग। देखो एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज का सेकंड इंडिया में। एक्सरसाइज के 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वेरी आईएमपी है, सब याद करना है। ओके। मैं आ चुका हूं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर पे। कहां आ चुका हूं? एग्रीकल्चर। एक्सरसाइज के लास्ट में 3 ऑब्जेक्टिव दिए हैं, वेरी आईएमपी। हाँ, स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर को झूमिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं। भैया ये एग्रीकल्चर ट्राइबल पीपल के द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। इसमें फॉरेस्ट के एक एरिया को कट किया जाता है, जैसे ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसको कट करेंगे, लकड़ियां जमीन के ऊपर बिछाएंगे, उस लकड़ी को बर्न करने के बाद जो ऐश बनेगी, उस ऐश के ऊपर सीड को ब्रॉडकास्टिंग की जाएगी। सीड ऐसे फेंक दिया जाएगा, ब्रॉडकास्टिंग कर दिया जाएगा, बोया नहीं जाएगा, और उससे जो फसल पैदा होगी उसी से अपना जीवन चलाएंगे। इस एग्रीकल्चर को झूमिंग या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहेंगे।
2-3 साल के बाद इसकी फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर दूसरा जंगल को कट करेंगे। ओके, इसको बोलेंगे झूमिंग एग्रीकल्चर या स्लेश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बहुत छोटा सा आंसर कर लेना। द प्रैक्टिस इज डन बाय द ट्राइबल पीपल इन विच द स्मॉल पैचेस ऑफ द फॉरेस्ट इज कटेड and would burn the and the resultant as agriculture is done this, and when the fertility is vanished of this as the new patches of the forest is cutted, this practice is called zooming agriculture and slash and burn. Okay, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट नाम, कहाँ कहाँ क्या नाम है, यहां से क्वेश्चन आना जरूरी है। जैसे रोका कहाँ कहते हैं, ब्राजील। मिल्पा कहाँ कहते हैं, मिल्पा मेक्सिको में कहते हैं किसको, जूमिंग को। एंड सेंट्रल अमेरिका है ना, कोनू को कहाँ कहते हैं, वेनेजुएला में। मसोले सेंट्रल अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका। रे वियतनाम, लाडांग इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, जल्दी पढ़ो इसको। मध्य प्रदेश में क्या नाम है इसका, बेवार या दहिया। मध्य प्रदेश में क्या नाम है, इंडिया के अलग अलग नाम बताइए। ठीक, ओके। बोल भैया, ध्यान रखना भैया। देख ध्यान से सुनो, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग भैया ये लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है। कौन है ये, यहाँ पे ज्यादा मजदूर लगते हैं। और ये वो लैंड है जहां पर जमीन कम है लेकिन अनाज ज्यादा उगाना है, इसको इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा आंसर है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन एरिया हाई पॉपुलेशन प्रेशर लैंड। प्रैक्टिस हाई पॉपुलेशन प्रेशर, हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड। इट इज लेबर इंटेंसिव, इट इज लेबर इंटेंसिव, बहुत मजदूर लगते हैं और इनपुट भी बहुत ज्यादा। हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल्स यूज्ड, हाई डोजेज बायोकेमिकल यूज्ड। क्यों डालते हैं बहुत ज्यादा, ताकि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो। जमीन कम है लेकिन उगाना बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों का पेट पालना है। ठीक है, वहां पे इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं इसको। फिर आता है कमर्शियल फार्मिंग। कौन सी फार्मिंग, क्रॉप ऐसी लगाना जिनको बेचना हो, खाना नहीं हो, परिवार के लिए नहीं लगाना, बेचने के लिए लगाना, जिससे इनकम हो, पैसा मिले। इसमें HYV सीड यूज करते हैं, HYV और टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी। और बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, काय का यूज करते हैं, क्यों, ज्यादा प्रोडक्शन हो। इसको बोलेंगे गहन कृषि, आजीविका गहन। इसको बोलेंगे वाणिज्यिक कृषि। ओके, रबी और खरीफ में डिफरेंस, काय में डिफरेंस भैया, सीरियल नंबर। पहला सोन, बुआई कब होती है, तो रबी में होती बुआई, बोलो सितंबर अक्टूबर की, अक्टूबर नवंबर,
विंटर में बोते हैं। कब? विंटर में। और इसको कब बोएंगे? इन रेनी सीजन। इन इसको अक्टूबर टू दिसंबर है भैया। ओके। हार्वेस्ट कब करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे विंटर में, सॉरी विंटर नहीं, समर में। कब? मार्च अप्रैल में कि अप्रैल मई? अप्रैल से समर, अप्रैल से। इसको कब हार्वेस्ट करते हैं? सितंबर अक्टूबर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना, रवि के ग्राम, चना, वीट, मस्टर्ड, चना चना। इधर कॉटन, सोयाबीन, मेज, ऑयल सीड। बस 3 डिफरेंस लिख के आओगे, काम हो जाएगा। ओके, अरे लिख के आओगे? पढ़ो भैया पढ़ो। कब बोते हैं? अक्टूबर दिसंबर। इधर कब बोते हैं? जून जुलाई। इसको कब काटेंगे? अप्रैल मई, अप्रैल जून, समर में। इसको कब काटेंगे? सितंबर अक्टूबर। ग्राम, वीट, मस्टर्ड, कॉटन, सोयाबीन, मेज एटसेट्रा। ओके भैया, क्वेश्चन आएगा जेद क्रॉप क्या है? क्या क्वेश्चन आएगा बोलो? जेद क्रॉप। देखो, जायद की क्रॉप वो क्रॉप होती है जो रबी और खरीफ के सीजन के बीच में, रबी और खरीफ के सीजन के बीच में। एग्जाम्पल आएगा वाटरमेलन, मस्क मेलन। फोडर, और कुकुम्बर। फोडर और कुकुम्बर, ये सब कौन सी क्रॉप है? जैद। द क्रॉप दैट इज टेकन इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ क्रॉप इज कॉल्ड जैद क्रॉप। एग्जाम्पल लिख लेंगे, ध्यान से सुने आप। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वहीं बैठ भैया, पोस्ट करता हूँ वहीं बैठ। उसके पास दिमाग है, दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, ठीक है भैया। वेरी आईएमपी क्रॉप है बेवरेज। बेवरेज क्रॉप कौन सी है बोलो? टी एंड जियोग्राफिक कंडीशन देखना कैसे है। यहां पे ना फ्रिक्वेंट शॉवर चाहिए रहती, इसको क्या चाहिए रहती? कंटिन्यू बारिश होना चाहिए, हल्की टेम्परेचर ह्यूमिड होना चाहिए। ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। फ्रिक्वेंट शॉवर ऑफ रेन। ओके,
नेक्स्ट है स्टेपल क्रॉप का नाम, किसका नाम? इसको पेय फसल, इसको खाद्य फसल, वीट एंड, अब इनके रीजन लिखना है, क्या लिखना है, कहां मिलते हैं, तो वीट कहां बताओगे, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। ओके, राइस कहां मिलेगा, ये भी पंजाब हरियाणा में मिलेगा, लेकिन पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में मिलेगा। ओके, लिख के आ सकते हैं। हाँ, मध्य प्रदेश में भी खूब पैदा होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं पर खूब पैदा होता है। ओके, बोल भैया। जहां सिंगल क्रॉप के बहुत ज्यादा पौधे हो उन्हें प्लांटेशन कहते हैं, क्या कहते हैं? रबी की क्रॉप कौन सी है, तो ऑप्शन में के हिसाब से ग्राम रबी की क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप कौन है, तो पल्सेस, लेग्यूमिनस कौन है, पल्सेस। ओके, मैंने इंडिया के वो रीजन बता दिए जहां पे स्टेपल क्रॉप मिलती है। बस रबी खरीफ में डिफरेंस पढ़ाया, पढ़ा दिया। चलो आगे है मिनरल वाला चैप्टर, यहां से मैप आएगा, क्या आएगा, मैप। मैप में कल कराऊंगा, 3 मैप लेके आना। आगे नेक्स्ट चैप्टर है मैन्युफैक्चर, क्या है अगला, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा देर नहीं लग रही है, चैप्टर पूरा ज्योग्राफी खत्म होने वाला है। और जो भी वीडियो देख रहा है भैया कमेंट्स करे, कमेंट्स करें ताकि चैनल आगे जाए। सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे बल्कि कम हो रहे। अरे तो मैं लिंक भेज रहा हूँ ना, अपने को इतना एडिटिंग वेडिटिंग नहीं आती यार बेटा यार। देखो मैथ्स का पूरा पेपर जो पढ़ाया था वो पूरे अपने वीडियो से बैठा है, ऑब्जेक्टिव तो इवन जितने चैप्टर पढ़ाए थे सब आप पेपर उठा के देखो, और इवन साइंस भी पूरा आएगा। कम से कम इस एग्जाम से पहले पहले 1000 सब्सक्राइबर तो पूरे कराओ यार, है? क्यों नहीं बैठेगा? चैप्टर है इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री। भैया सुनो आप, देखो बेटा चल रहा है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग क्या है, वो प्रोसेस जिसमें रॉ मटेरियल को ह्यूमन के यूजफुल में बदला जाता है उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। हिंदी में बोलेंगे विनिर्माण, क्या बोलेंगे, ठीक है। ओके, एक क्वेश्चन मैंने और कराया था, एग्लोमरेशन, क्या कराया था, ये क्वेश्चन लिखो, कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी में कितना योगदान है, उद्योग का जीडीपी में कितना योगदान है।
इंडस्ट्री का टोटल 27% है, जिसमें से 70% है मैन्युफैक्चरिंग का, किसका है, एंड 10% माइनिंग और क्वेरिंग का है। ओके, वेरी आईएमपी पॉइंट है। इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री का जीडीपी में 27 में से 17% का है मैन्युफैक्चरिंग का। एक क्वेश्चन लिखवाया मैंने, एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्री। भैया वैसी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सारी जो दूसरी इंडस्ट्री हैं, जैसे क्लॉथ बनाने के लिए कॉटन की इंडस्ट्री, धागे बनाने की इंडस्ट्री, और दूसरी बैंकिंग सारे सिस्टम एक जगह इकट्ठे होने लगे, एक जगह बसने लगे, बनने लगे, उनको बोलते हैं हम एग्लोमरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट है रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री के टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। आपको 3 लिख के आना है, मैंने 2 लिखवाया है, बुक में भी 2 है पर 3 लिखना है। पहला एग्रो बेस्ड, दूसरा फॉरेस्ट बेस्ड, और तीसरा मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड में क्या आएगा, कॉटन एंड टेक्सटाइल, फॉरेस्ट में पेपर, मिनरल में आयरन एंड स्टील है, क्वारिंग है ना, खनन उत्खनन। ओनरशिप के बेस पे इंडस्ट्री के टाइप, तो पब्लिक सेक्टर, पब्लिक, प्राइवेट, जॉइंट और कोऑपरेटिव। पब्लिक का एग्जांपल है भेल सेल, प्राइवेट का एग्जांपल है टिस्को बजाज और डाबर, जॉइंट का एग्जांपल है ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोऑपरेटिव का एग्जांपल है खादी वगैरह है ना, और शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप आ जाए, क्या आ जाए, तो 4 टाइप हैं। कितने टाइप हैं, पहला है प्राइवेट, पहला कौन है, एग्जाम्पल है बजाज और डाबर। दूसरा है पब्लिक, भेल और सेल। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ओके, इसी नाम से चलते हैं। जॉइंट सेक्टर, जहां पब्लिक और प्राइवेट मिलके काम करते हो, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड। चौथा है कोऑपरेटिव, चौथा कौन है, कोऑपरेटिव का मतलब होता है ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत सारे लोग मिलकर, जैसे बहुत सारे किसान मिलकर चलाएं, जैसे शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र। ओके, क्वेश्चन पूछेगा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के टाइप कौन कौन से हैं, तो उसमें आपको एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, सबको थोड़ा थोड़ा लिख के आना है। ओके, क्वेश्चन आएगा, मैप कल लेके आना, 3 मैप लेके आना, कल बता दूंगा क्या करना है। ओके, हाँ, 3 मैप लेके आना। एग्जाम में फिजिकल आएगा पर आप पॉलिटिकल लाना ताकि समझ में अच्छे से आए, एग्जाम में फिर फिजिकल में भी भर पाओगे आसानी से, या फिजिकल ही ले आना, कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया, तो पॉल्यूशन पे क्वेश्चन आएगा, कर दोगे। अब क्वेश्चन आएगा
फिजिकल फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, क्या क्वेश्चन है? फिजिकल फैक्टर ऑफ लोकेशन ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, है ना। सुनिए भैया, फिजिकल फैक्टर भी डिपेंड करते हैं। अगर जमीन अच्छी अवेलेबल है तो इंडस्ट्री लगेगी, तो यहां लिखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए तभी आके इंडस्ट्री लगाएंगे लोग, है ना। फिर और क्या होना चाहिए फिजिकल फैक्टर में? वो ह्यूमन फैक्टर आ गया। फिजिकल फैक्टर में ये होना चाहिए कि भैया लोकेशन है, पोर्ट और इनकी अवेलेबिलिटी हो। नेशनल एंड इंटरनेशनल पोर्ट होना चाहिए, नेशनल एंड इंटरनेशनल पोर्ट नियर बाय होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद आएगा ह्यूमन फैक्टर। कौन सा फैक्टर? ह्यूमन फैक्टर में आएगा चीप लेबर, सस्ते मजदूर हो, बैंकिंग की सुविधा हो, और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, ये आएगा ह्यूमन फैक्टर में। रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी हो, ये भी काय में लिख सकते हैं अपन? दोनों में लिख सकते हैं ये। ओके, ह्यूमन फैक्टर, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी, चीप लेबर की अवेलेबिलिटी और मार्केट की अवेलेबिलिटी, ये सब काय में लिखेंगे? हाँ, बैंकिंग की अवेलेबिलिटी, हाँ एक वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, नेम ऑफ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट के लिए कौन सा रॉ मटेरियल है? तो यही याद कर लेना इसको, बता रहा हूं, लाइम स्टोन, सिलिका, लाइम स्टोन, सिलिका और ओके, याद हो जाएगा इतना ही है। हिंदी में भी यही नाम। सीमेंट बनाने के लिए कौन से कच्चे माल हैं? चूना पत्थर, स्टील और आयरन। आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? आईएमपी है। बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? सिलिका, रेत के पार्टिकल्स। ओके, सुनिए आप, आयरन और स्टील को बेसिक इंडस्ट्री क्यों कहते हैं? क्योंकि आयरन और स्टील से दूसरी इंडस्ट्री के लिए मशीनें बनाई जाती हैं। कील से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनें कौन सी इंडस्ट्री में तैयार होती हैं? आयरन और स्टील। सो दे आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री। पूरा आंसर, छोटा मोटा आंसर नोट्स में से लिख देना या मर्जी से बना के लिख देना कि भैया दूसरी इंडस्ट्री के लिए दूसरी इंडस्ट्री के लिए क्या बनाते हैं? मशीनें बनाते हैं, कील बनाते हैं, सारी जरूरत की चीजें बनाते हैं। अब 2-3 बार देख के जाना। हाँ, लाइफ लाइन, लाइफ लाइन भैया सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। मिल जाएंगे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे,
सुनो, जो नेशनल हाईवे है उसमें 4 बड़ी बड़ी सिटी को लिंक करा गया है। कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, ये वीडियो हो जाओ, उसको बता रहा हूँ। चल रहा है वीडियो, जरा देख तो। अभी वीडियो खराब हो जाएगा, अभी रुक जाओ, उसको बता रहा हूँ। भैया 2 कॉरिडोर हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। बोलो, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को, तमिलनाडु में। यानी नॉर्थ, सबसे नॉर्थ को साउथ वाले जगह से जोड़ता है, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर सिलचर से पोरबंदर गुजरात में, सिलचर उधर अरुणाचल प्रदेश में। सुनिए ध्यान से, ये रोड है भैया, जो स्टार्टिंग से शुरू होगा आखिरी तक जाएगा। नाउ ये भी किसके अंदर ही आ रहे हैं? इनके हाईवे के अंदर ही आ रहे हैं। कॉरिडोर पूछे, दोनों कॉरिडोर कितने हैं? तो 2 हैं। नाम लिख के आना कौन कौन जोड़ रहा है, ठीक है। अगला है नेशनल हाईवे। क्या है? तो नेशनल हाईवे एक्सट्रीम पार्ट ऑफ कंट्री, बहुत दूर दूर की डिस्टेंस। नेशनल हाईवे क्या है? एक्सट्रीम पार्ट आर कंट्री कनेक्टेड बाय रोड कॉल्ड नेशनल हाईवे। ओके, सबसे पहला रोड सहरसा सूरी मार्ग है। इसको कौन बनाता है? CPWD। कौन बनाता है? सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट। अलग अलग स्टेट में इसके रोड जाते हैं। स्टेट हाईवे कौन है? स्टेट के अंदर ही अंदर शहरों को कनेक्ट करने के लिए। इसको कौन बनाता है? स्टेट PWD। डिस्ट्रिक्ट कौन है? डिस्ट्रिक्ट हाईवे गांवों को बड़े गांवों से जोड़ने वाली सड़कें बनाई जाती है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे के अंदर आती है। ओके, खास रोड है बॉर्डर रोड के इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ सीमांत सड़कों के महत्व। बॉर्डर रोड क्या होते हैं? जो हमारी बॉर्डर पे इंडिया की, कहां पे हो? चारों तरफ, खास करके पाकिस्तान चाइना वाले एरिया में, और फिर इधर भी हमारे चाइना पाकिस्तान, इधर भी चाइना के पाकिस्तान के अफगानिस्तान वाले रोड। तो इनसे क्या होता है भैया, बता देता हूं। अच्छा, कौन बनाता है इसको? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, रोड इंप्रूव accessibility in that area। डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर रीजन।
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सुनो जरा भैया, वहां रहने वाले लोगों को मेन एरिया से जोड़ना, वहां के लोगों का डेवलपमेंट करना, आर्मी के लिए हथियार और फूड लाना ले जाना, वहां के लोगों की एजुकेशन और इस हॉस्पिटल वगैरह की फैसिलिटी को अवेलेबल कराने के लिए बॉर्डर रोड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हाँ। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ रोडवेज। ध्यान से सुने, अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि रोड नेटवर्क रेल नेटवर्क से बेहतर है, क्यों? तो सबसे पहले इनका कंस्ट्रक्शन आसान है, इनका कंस्ट्रक्शन सस्ता है, छोटे रास्तों के लिए भी रोड बनाना आसान है, अनइवन लैंड पे भी रोड बनाना आसान है, उन्हें की ऊंचाई वाले हिस्से में रोड बनाना आसान है, ढलान वाले हिस्से में रोड बनाना आसान है। इसको बनाने के लिए कॉस्ट भी कम जाता है, मेंटेनेंस की कॉस्ट भी कम जाती है। ओके, इसलिए रोड नेटवर्क रेल नेटवर्क से बेहतर है। लिख के आओगे। अगला है रेल नेटवर्क कहाँ कन्वीनियंट है। क्वेश्चन है रेल नेटवर्क कहाँ कन्वीनियंट है और क्यों? रेल नेटवर्क प्लेन एरिया के लिए कन्वीनियंट है। कहाँ के लिए कन्वीनियंट है? क्यों कन्वीनियंट है? क्योंकि भैया वहां पे अनइवन लैंड नहीं है और वहां पब्लिक पॉपुलेशन भी क्या है, बहुत ज्यादा है, तो रेल नेटवर्क वहां के लिए बेहतर है। ओके, नोट्स में लिखाइए बाकी। अब एक क्वेश्चन आएगा कि रेलवे की क्या प्रॉब्लम है, तो अपन लिखेंगे कि रेलवे की प्रॉब्लम है कि रेलवे में चोरी होती है, रेलवे में चेन पुलिंग, चेन खींच देते हैं, रेलवे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, रेल एक्सीडेंट कॉमन बात हो चुकी है, रेल का टाइम पे नहीं आना भी कॉमन बात है, रेलवे के अंदर भीड़ भाड़ भी एक कॉमन है, चोरी भी एक कॉमन बात है। दूसरा, रेलवे की प्रॉब्लम गंदगी भी रहती है, ये रेलवे की प्रॉब्लम। अरे मर्जी से लिख सकते हो। एनिमल आ जाएंगे जंगल वाले एरिया में और एनिमल टकरा जाएंगे तो उनका भी नुकसान, एक्सीडेंट हो जाएंगे। ठीक है, ये काई की प्रॉब्लम के बारे में बात की अपने, रेलवे की। अब एक क्वेश्चन है इंटरनेशनल ट्रेड। पहले क्या ट्रेड क्या है, इंटरनेशनल और लोकल ट्रेड में डिफरेंस। तो ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स क्या है, ट्रेड। और जब दूसरी कंट्री में हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच हो तो इंटरनेशनल, जब एक ही कंट्री के अंदर हो तो लोकल। इसका डिफरेंस मैंने ग्रुप में भेज दिया है, पढ़ लें आप। ठीक है, ये पूरा ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। हाँ हाँ, ठीक है।